अगर हमास ने हथियार नहीं डाले तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े होकर बड़ा दावा। लेट अली शो यू के इस ईयर एंडर शो में आप सबको खुशामदेद, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस या आफ्टर द फैक्ट। बात शुरू करते हैं गजा में सेकंड फेज जो ट्रंप का प्लान था, जिसके ऊपर 8 मुस्लिम ममालिक ने भी हिमायत की, दीगर और दुनिया के ममालिक ने भी हिमायत की। गजा की कॉन्फ्रेंस भी हुई मिस्र के अंदर। अब इजरायली प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे फ्लोरिडा और वहां पे उनकी मुलाकात हुई अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, जहां पे ट्रंप ने कहा कि जी इजराइल ने 100% गजा का जो फेज 1 प्लान का था उसके तहत वो चला है और कामयाबी हासिल की है। यहां तक कि इजराइल के अटैक गजा के ऊपर जारी रहे, 500 से 600 फलस्तीनी मारे भी गए जब से ये जंगबंदी हुई है उसके बाद। मगर अब फोकस है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के ऊपर। वहां पे मुसलमान ममालिक से, दीगर और ममालिक से ट्रूप्स भेजने के ऊपर, और उन ममालिक में तुर्की के का नाम आया मगर उसके ऊपर तो वीटो कर दिया। अभी भी वो इन प्ले है। ट्रंप कहता है कि उसकी रिलेशनशिप एर्दोआन के साथ बेहतरीन चल रही है। मगर एक और नाम है पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान ने वादे भी किए हुए हैं, दावे भी किए हुए हैं। क्या वो उसके ऊपर हिकमत अमली कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अंदर क्या असेसमेंट है पाकिस्तान अफवाज की गजा को लेकर? इसको मजीद समझने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं ड्रॉप साइट न्यूज के वकास अहमद। वकास, आपके पास कुछ अहम खबर आई है, ये रिपोर्ट भी थोड़ी बहुत हो चुकी है कि अंदर की जो असेसमेंट है पाकिस्तान अफवाज की गजा की डिप्लॉयमेंट को लेकर, उसके बारे में कुछ बताएं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अली। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मिलिट्री की एक इंटरनल असेसमेंट है जो कि एक प्रेजेंटेशन दी गई थी पाकिस्तानी मिलिट्री हाई कमांड को रीसेंट टाइम्स में। उसके अंदर सारे जो प्रोज एंड कॉन्स हैं गजा जाने के, वो लिस्टेड हैं। अब उसके अंदर इंट्रोडक्शन में उसमें बड़ी क्लियर बात की गई है, क्योंकि वो इंटरनल असेसमेंट है, वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, तो बड़ी फ्रैंक है वो, यानी जर्नैलों को बताने के लिए कि क्या सूरत हाल है, हमें क्या थ्रेट्स हैं, क्या रिस्क हैं गाज़ा जाने के। तो उसमें इन्होंने बोला कि हमने असल में शुरू में ओवर प्रॉमिस कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। ये जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ आसिम मुनीर की वन ऑन वन एंगेजमेंट होती रही है, शहबाज शरीफ की जो एंगेजमेंट होती रही है, उसकी वजह से एक इम्प्रेशन पड़ गया है कि जो कुछ भी अमेरिका मांगेगा पाकिस्तान उसमें ऑन बोर्ड होगा, और ये पाकिस्तान ने इम्प्रेशन एक्टिवली दिया है। अब इस इम्प्रेशन देने की वजह से हम एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप को ना बोलेंगे तो हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लग सकती हैं, आईएमएफ का जो पैसा हमारे पास आ रहा है वो रुक सकता है, और अगर हम हाँ बोलेंगे तो एक बहुत बड़ा एक रिस्की सिचुएशन है जिसमें हम पड़ सकते हैं। अब वो रिस्क क्या क्या है? सबसे पहले तो ये कि जब हम गजा अपनी फोर्स भेजेंगे, तो ये पाकिस्तान की इंटरनल असेसमेंट है। देखें, जब आप गजा फोर्स भेजेंगे और इनको फौज को ये प्रिपेयर करना होगा, जब भी ये भेज रहे होंगे ना, इनको इस बारे में प्रिपेयर करना होगा इंटरनली। तो अब आप अपनी आंखें और दिमाग खोल के बैठिएगा कि अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान के अंदर क्या होता है। जब ये गजा अपनी फोर्स भेजेंगे, सबसे पहले इनको पाकिस्तानी अवाम को यकीन दिलाना होगा कि हम फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म करने का, जो फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म हो रहा है उसका साथ नहीं दे रहे, हम कोई इस्लामिक प्रोटेक्शन फोर्स के ज़रिए जा रहे हैं। क्योंकि सबसे पहला रिस्क इन्होंने इंटरनली आउटलाइन ये किया है कि जब पाकिस्तानी फोर्स गजा जाएगी तो पाकिस्तानी लोग समझेंगे कि ये तो गजा के मुसलमानों पे जो इसराइल जुल्म कर रहा है उस जुल्म का साथ देने के लिए जा रहे हैं। जो फ़लस्तीनियों के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, हम उस ऑपरेशन का हिस्सा बन रहे हैं, बजाय इसके कि उनकी मदद करें। तो ये हो गया सबसे पहला रिस्क। और यही पाकिस्तान के जो इंटरनली इनका जो असेसमेंट है उसमें आइडेंटिफाई कर दिया गया है कि ये तो लोग समझेंगे। तो अब आप इसको किस तरह से काउंटर करते हैं? तो अब आप देखना शुरू करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक नैरेटिव बनना शुरू होगा कि हमने गजा के लोगों की मदद करनी है, हमारी फौज जाएगी गजा के लोगों की मदद करने के लिए। क्योंकि देखें, एक बात आप याद रखें, अब हमारे पास हमने जितना अपने आप को प्रॉमिस कर दिया ना, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम ना जाएं।
आप सबसे पहले, बल्कि मैं आगे जाने से पहले आपको ये वाली साइड बता देता हूँ कि अगर हम नहीं जाते, अगर ट्रंप बोलता है कि जो गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसमें पाकिस्तान फोर्स भेजे, और हम बोलते हैं कि नहीं हमारे लिए मसला है हम नहीं जा सकते, फिर क्या होगा? फिर ये कि जो सबसे पहले ट्रंप ने अनाउंस किया था ना, आपको याद होगा जब यूएन के ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पास हुई थी और पाकिस्तान ने उसमें वोट यस किया था, जो अमेरिका की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन थी, और जो सीज फायर रेजोल्यूशन थी बेसिकली, उसके अंदर अमेरिका ने बोला था कि गजा की एक स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी, और वो रेजोल्यूशन अमेरिका ने वैसे नहीं रखी थी। अमेरिका कभी भी कोई भी रेजोल्यूशन वैसे नहीं रख देता, अमेरिका कोई भी प्रपोजल वैसे नहीं रख लेता जब तक उसके पार्टनर्स ये उसको अश्योरेंस नहीं देते कि हम तुम्हारे साथ होंगे। क्योंकि अगर वो रख ले, कोई रेजोल्यूशन रख ले, और या फिर वो कोई प्रपोजल ले, और फिर बाद में पाकिस्तान बोले कि नहीं जी हम साथ नहीं होंगे, इंडोनेशिया बोले कि हम साथ नहीं होंगे, फिर अमेरिका के लिए ये बहुत एम्बेरसिंग होता है। तो इसलिए अमेरिका हमेशा ये करता है कि पहले वो होमवर्क करते हैं, पहले वो अश्योरेंसेस लेते हैं, और फिर उसके बाद वो प्रपोजल रखते हैं, और फिर जिन जिन लोगों से वो एक्सपेक्ट करते हैं वो यूनानिमसली बोलते हैं कि हम इस प्रपोजल में आपके साथ हैं। तो ये इन्होंने जो प्लान देने से पहले, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन देने से पहले, इन्होंने इंडोनेशिया से भी पूछा था, इन्होंने पाकिस्तान से भी पूछा था, इन्होंने टर्की से भी पूछा था, इन सारी कंट्रीज ने बोला था कि हम ऑन बोर्ड होंगे। अब वो अलग बात है कि इसराइल बोल रहा है कि टर्की को हम नहीं मानेंगे, टर्की ना आए, इसमें टर्की की जरूरत नहीं है, क्योंकि टर्की को वो समझते हैं कि बहुत बड़ा रीजनल थ्रेट है। तो लेकिन बाकी के बारे में नहीं बोला। अभी एक फेक खबर थोड़ी दिनों पहले रिलीज हुई थी कि उन्होंने बोला कि पाकिस्तान और टर्की को हम नहीं मानेंगे, और वो सोर्स की थी वाईनेट न्यूज, जो कि इसराइली सोर्स है। लेकिन अगर आप वाईनेट न्यूज की ओरिजिनल स्टोरी पे जाएं तो उसमें पाकिस्तान मेंशन नहीं है, उसके अंदर ओनली टर्की मेंशन है। पाकिस्तान के बारे में इसराइल ने अभी तक कोई तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार नहीं किया, उन्होंने सिर्फ़ टर्की के बारे में किया है। तो ये हमें क्लियर रहना चाहिए था कि अभी तक पाकिस्तान के बारे में उन्होंने ये नहीं बोला कि पाकिस्तान ना आए, ना उन्होंने इंडोनेशिया के बारे में बोला। इंडोनेशिया भी रेडी है। अब इंडोनेशिया के बारे में भी आपको याद होगा कि उनके इंटरनल प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो वो इंटरनल प्रॉब्लम से बचने के लिए वो डोनाल्ड ट्रंप की उनको सपोर्ट चाहिए। तो इसलिए वो डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के बारे में भी यही सिचुएशन है। पाकिस्तान के इंटरनल प्रॉब्लम चल रहे हैं, उन इंटरनल प्रॉब्लम्स को में उनको डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट चाहिए, इसलिए वो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सारी चीज़ों का वादा कर चुके हैं। उनमें से एक ये है। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि ये वादा हो चुका है। ये नहीं है कि हम नहीं भेजेंगे, हम भेजेंगे ही भेजेंगे। तो अब ये जो असेसमेंट है, वो जो इसके रिस्क हैं वो आउटलाइन करते हैं कि हम भेजेंगे ही भेजेंगे। तो उसमें अब हम क्या कर सकते हैं कि अपने रिस्क रिड्यूस करें। सबसे पहले तो एक इंटरनल इशू है, वो ये कि पाकिस्तान के अंदर अब जमात इस्लामी को अब जितना भी कंट्रोल करें, यानी जमात इस्लामी की कुछ लीडरशिप जो है वो फौज के साथ है और वो अंदर से मिली हुई है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होंगे जो कि प्रोटेस्ट करना चाहेंगे। पाकिस्तान की दूसरी मजहबी जमातें हैं, वो प्रोटेस्ट करना चाहेंगी। अब जिस तरह फजलुर रहमान है, वो प्रोटेस्ट करेगा। अगर आपने उसका प्रोटेस्ट बंद कराना है, आपने उसको कुछ देना पड़ेगा। अगर आपने उसको कुछ देना पड़ेगा तो आपको उसको गवर्नमेंट में शामिल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट में शामिल करना पड़ेगा तो जो गवर्नमेंट में ऑलरेडी शामिल लोग हैं, उनसे लेके आपने जो जो पाए है पाकिस्तान के अंदर, जो इंटरनल पाए है, उसका जो है पीसेस और छोटे करने पड़ेंगे। और छोटे करेंगे तो जिसके पास ऑलरेडी जो जिनको मिल रहा है खाने को, उसका खाना कम हो जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें ये पाकिस्तान के अंदर होगी, पाकिस्तान के अंदर थोड़ी-सी इंस्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि हर किसी को फिर थोड़ा शेयर ज़्यादा करना पड़ेगा, और पाकिस्तान के अंदर वैसे ही इतना कम है शेयर करने के लिए, तो वो थोड़े से इश्यूज़ होंगे। लेकिन ये क्या क्या करें, मजबूरी है। अब रह गई पीटीआई, पीटीआई ने तो प्रोटेस्ट करना ही करना है। पीटीआई को वो यानी स्टेक होल्डर तो बहुत बड़ी मेजर स्टेक होल्डर है, लेकिन उसको आप पाए में से कुछ दे ही नहीं सकते। और प्लस पाकिस्तान की एक इंडिपेंडेंट अवाम भी मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर जो इंडिपेंडेंट राय रखने वाले लोग हैं वो भी मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका ज़मीर अभी तक ज़िंदा है, और वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में भी मौजूद हैं, वो पाकिस्तान की फ़ौज में भी मौजूद हैं, वो हर डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। तो उन लोगों को क्या करेंगे जो साफ देख रहे होंगे कि हम अभी इसराइल की मदद के लिए, नेतन्याहू की मदद के लिए हम बंदे भेज रहे हैं। अब आप देखें, इसहाक डार ने कल एक बयान दिया, और बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। उसने बोला कि हम जो अपनी फौज भेजेंगे वो हमास को डिसआर्म करने के लिए नहीं होगी, हमारी फौज किसी और काम के लिए होगी। जो डिसआर्म करने वाली फौजी है वो कुछ और कर ले। अब आप मेरी बात सुने, मैं आप अली, हम दोनों प्लान बनाते हैं कि हम दोनों बंदूक पकड़ते हैं और साथ वाले घर में जाते हैं डकैती करने। आप मुझे बोलते हैं कि यार वकास, मैं चलता तो हूँ तुम्हारे साथ डकैती करने, लेकिन मैं साइड पे खड़ा रहूंगा, थैले के अंदर जो जेवर है वो तुम डालोगे।
तो मैं कहूँ चलो ठीक है, तुम साइड पे गन लेके खड़े रहना, जेवर मैं डालूंगा। तो आप बताएं डाकू कौन हुआ? भाई स्पेसिफिकली मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं इसके ऊपर। इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान इज ओपन टू पीस कीपिंग बट गाजाज इंटरनल सिक्योरिटी इज पैलेस्टीनियन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये स्पेसिफिकली कहा है कि हम जाने के लिए तैयार हैं, मगर फलस्तीनी जो है वो अपने मामलात को खुद ही संभालेंगे। टर्किश प्रपोजल भी थी कि जी एक बफर क्रिएट करना पड़ेगा बिटवीन द पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन और इजरायली जो आईडीएफ है उनके दरमियान, और अंदर जो मामला चल रहा है वो खुद ही संभालेंगे। ये था ना बेसिकली। हाँ, ये उसने बोला, लेकिन देखें कहने को तो जो भी बोल रहे हैं, ये लोग जाएंगे वहां पे। अब देखें, अगर आप एक पुल कर सके ना, मैप अभी एक येलो लाइन बना रहे हैं वो गाजा के अंदर। अगर आप सर्च करें येलो लाइन गाजा, वो बेसिकली गाजा के अंदर एक पेरीमीटर बना रहे हैं, एक छोटा कर रहे हैं, उसको श्रिंक कर रहे हैं गाजा के अंदर। और उसके अंदर ड्रॉप साइट न्यूज ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी की है। एक ऑर्गेनाइजेशन है फोरेंसिक आर्किटेक्चर। अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करें, ये बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है, और ये इसराइल के जो भी ऑन द ग्राउंड मूवमेंट्स है ना, उसको मॉनिटर करती है। जो बेसिकली जब आप मिलिट्री का कोई भी ऑपरेशन करते हैं ना, तो आपने एक स्पेस बनानी होती है, आपने उस स्पेस को मैनेज करना पड़ता है। जहां पे भी आपकी फौजें जाती हैं, वो बेसिकली एक बेसिकली स्पेस होती है, एक 13 फिजिकल। कमांड सेंटर्स बनाने की बात कर रहा है इसराइल। आईडीएफ जो है इस येलो लाइन के ऊपर एरिया को श्रिंक कर रहा है, 53 से 70% के ऊपर आ गया, और जो रकबा जहां पे फलस्तीनी मौजूद हैं वो कम से कमतर होता जा रहा है। बिल्कुल। तो अब ये जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है ना, वो उसका इंटरनल पेरीमीटर है, वो उसको मैन करेगी। जो इधर इधर जो चेक पोस्ट बनेंगी, ऑन द ग्राउंड चेक पोस्ट बनेंगी, और उन चेक पोस्ट को जो इंटरनल पेरीमीटर है, जो येलो लाइन का इंटरनल पेरीमीटर है, उसमें ये स्टेबलाइजेशन फोर्सेस होंगी। और जो एक्सटर्नल पेरीमीटर है, उसमें आईडीएफ और अमेरिकन सोल्जर्स होंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो पहली लाइन ऑफ डिफेंस है, वो जो इस्लामी फोर्सेस है ना, वो इस्लामी के नाम से उनको सामने रखेंगे, ताकि गाजा वाले इनके ऊपर फायरिंग ना कर सके, इनको ना मार सकें। और फिर जो फलस्तीनी है इनके पीछे, वो सॉरी इसराइली है, इनके पीछे होंगे। अब आप हम मुझे बताएं, देखिए मैं एक एक फोर्स का हिस्सा हूं जिसमें मेरे पीछे इसराइली खड़े हुए हैं, मेरे सामने फलस्तीनी खड़े हुए हैं, और मैं इसराइलियों को इन फलस्तीनियों से बचा रहा हूं। तो मैं किस साइड पे हूं? मैं किसकी साइड पे? आप कहने को तो कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली जो स्टेबलाइजेशन फोर्स का जो मिशन है ना, वो यही है कि इंटरनल पेरीमीटर को मैन करना, इधर जो चेक पोस्ट बनेंगी उसका हिस्सा बनना, और फिर जो पाकिस्तान यानी जो भी स्टेबलाइजेशन फोर्स के जो हेड्स होंगे, समझो पाकिस्तान से एक कॉन्टिजेंट आया हुआ है, पाकिस्तान से उन्होंने मांगे 3,000 लोग, एक ब्रिगेड। ठीक है, जो वो पूरी ब्रिगेड जाएगी, तो उसका कोई ब्रिगेड कमांडर होगा, ब्रिगेडियर होगा, या शायद मेजर जनरल हो कोई। तो वो मेजर जनरल कहाँ बैठेगा? वो तेल अवीव में बैठेगा। तेल अवीव में एक हेडक्वार्टर होगा। तो एक पाकिस्तानी मेजर जनरल या एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर तेल अवीव में बैठेगा, और वो बैठना जरूरी है। वो इस पूरे सिस्टम का हिस्सा है। वो हेडक्वार्टर जहां पे भी उन्होंने बनाया हुआ है, वो सारे फोर्स के हेडक्वार्टर यानी जो हेड्स होंगे, वो उस हेडक्वार्टर्स में बैठेंगे कोऑर्डिनेशन के लिए। तो आप जो है, क्लियर होना चाहिए कि आप इसराइल की साइड में है इस सिचुएशन में, आप फलस्तीनियों की साइड पे नहीं है। आप कोऑर्डिनेशन इसराइल के साथ कर रहे हैं, आप कोऑर्डिनेशन गाजा वालों के साथ नहीं कर रहे। आप जिस हेडक्वार्टर में बैठ रहे हैं, वहां पे जो हेड होगा, जिस हेडक्वार्टर में आप बैठेंगे, उसका हेड जो होगा वो इसराइली जनरल होगा। वो कोई और नहीं होगा, वो इसराइली जनरल होगा। उसके साथ क्या पता उसका पार्टनर कोई अमेरिकन जनरल हो, या वो कोई फिगर हेड अमेरिकन जनरल को टॉप पे रख ले, लेकिन जो या फिर इसराइली हो या अमेरिकन हो, लेकिन इन दोनों में से एक होगा। फिर उसके नीचे इसराइली, और फिर उसके नीचे पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानी जो ऑर्डर ले रहा होगा, वो इसराइली से ले रहा होगा। ये उस तरह से नहीं होगा जैसे यूएन की फोर्सेस थी ना बोस्निया के अंदर, वो अलग तरीके से होती हैं, उनकी कमांड स्ट्रक्चर अलग होता है। उसमें पाकिस्तानियों को बड़ा यानी इंडिपेंडेंस हासिल थी कि वो सीक्रेटली बोस्नियन को आर्म कर सकें। यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा कि हम बोस्निया वाली एग्जांपल दें कि हम उसी तरह से सीक्रेटली फलस्तीनियों को आर्म कर सकेंगे, ये ऐसा नहीं है। इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तानी सामने खड़े होंगे, वो जो येलो लाइन है उसको मैन कर रहे होंगे, फिर उसके पीछे इसराइली होंगे। तो ये जो इसराइल इस टाइम पे जो चीज कर रहा है, वो उसको बोलते हैं एस्टैब्लिशिंग फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। एस्टैब्लिशिंग फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड का मतलब है कि वो पहले धकेलेगा फलस्तीनियों को जो येलो लाइन के अंदर, वो अभी उन्होंने धकेल दिया है, सबको येलो लाइन के अंदर कैद कर दिया। येलो लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, कोई जमीन पे लकीर नहीं बनी हुई। तो अगर कोई इस इमेजिनरी लाइन को कोई बच्चा भी क्रॉस करता है ना, तो उस बच्चे को मार देते हैं। अगर आप स्टोरियां देखें कि आप सर्च करें येलो लाइन चाइल्ड किल्ड,
तो आप देखेंगे कि किसी बच्चे ने गलती से येलो लाइन को क्रॉस कर दिया, उसको नजर भी नहीं आ रहा कि यहाँ पे कोई येलो लाइन है, क्योंकि येलो लाइन नक्शे के ऊपर है, जमीन के ऊपर नहीं है। तो वो गलती से क्रॉस करता है, उस बच्चे को गोली मार के ये मार देते हैं, इतनी सख्ती से ये येलो लाइन को वो करें। वो बेसिकली गाजा को श्रिंक किया हुआ है, तो ऐसा ऐसा ये श्रिंक करते करते खत्म कर देंगे गाजा को। खैर, तो पाकिस्तानी फौजी इस येलो लाइन को मैन करने के लिए जाएंगे। आप देखें अब, और इंटरनली रिस्क इन्होंने क्या आइडेंटिफाई किए हैं कि इंटेलिजेंस कौन शेयर कर रहा होगा, यानी जो भी इंटेलिजेंस होगी कि कोई हमला होने वाला है। अब गाजा में भी हमास वाले बैठे हुए, हमास इस फोर्स को नहीं मानती, ठीक है, तो हमास कहेंगे कि तुम तो उनके दुश्मनों के साथ मिले हुए हो। अब जिस तरह अफगानिस्तान थी, अफगानिस्तान के अंदर जब आईसैफ जो बोलते थे, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन जो भी उसका नाम था, फोर्स थी, तो आईएसएफ के जो मेंबर्स थे उसमें डेनमार्क के लोग भी थे, उसमें ऑस्ट्रेलिया के लोग भी थे। तो तालिबान ये तो नहीं कहते थे कि हम सिर्फ अमेरिका को मारेंगे, डेनमार्क वालों को नहीं मारेंगे, ऑस्ट्रेलिया को नहीं मारेंगे। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बंदा वहां पे था वो एग्रेसर था, और वो एक्सटर्नल फॉरेनर था जो बूट्स ऑन द ग्राउंड आपकी सरजमीन पे लेकर आया। अगर आपकी सरजमीन पे किसी का भी पांव है, वो पांव चाहे वो कलमा पढ़ने वाला हो चाहे ना पढ़ने वाला हो, वो है तो फॉरेनर का पांव ना, और वो है तो जालिम के साथ, तो उसके ऊपर तो गोली चलेगी। अब वो इंटेलिजेंस पाकिस्तानी फोर्स के साथ क्या आईडीएफ शेयर करेगा कि हमास की गोली आने वाली है? ये एक बड़ा, यानी पाकिस्तानी मिलिट्री ने ये आउटलाइन किया है कि ये इंटेलिजेंस हमारे साथ क्या शेयर की जाएगी या नहीं की जाएगी। और फिर हमारे पास मैंडेट क्या होगा, क्या हम गोली चला सकते हैं, क्या हम लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं, अपने आप अपना बचाव किस तरह से कर सकते हैं। अगर आईडीएफ वाले हमारे ऊपर गोली, अगर समझे एक गोली चलती है और पाकिस्तान फौज का एक मेजर शहीद हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि क्या पता वो इसराइल से गोली आई हो, क्या पता वो हमास से गोली आए, क्योंकि यहाँ पे तो बड़ा इश्यू होता है। यहाँ पे तो जब शुरू में आपको याद होगा, गाजा के अंदर जब अस्पतालों के ऊपर बमबारी हुई थी, तो इन्होंने बोला था कि नहीं नहीं ये तो हमास का रॉकेट गिरा है, अस्पताल तबाह कर दिया है। और हमास ने बोला नहीं, ये इसराइल का रॉकेट गिरा है, अस्पताल तबाह हुआ है। तो उस टाइम पे जब पाकिस्तान की किसी मेजर के ऊपर कोई रॉकेट गिरेगा, खुदा ना खास्ता, तो वो कहेंगे कि नहीं ये हमास का रॉकेट था, हमास वाले बोलेंगे ये नहीं आईडीएफ का रॉकेट था। फिर हम क्या करेंगे? अच्छा, ये तो सब चीजें ऑपरेशनल, वेरी क्विकली अपना विकास, ये तो सब चीजें ऑपरेशनल लेवल के ऊपर आप जो बात कर रहे हैं, जो खदशात का इजहार किया है अंदर उनकी पाकिस्तान अफवाज के अंदर असेसमेंट के ऊपर, इसके अंदर एक इंटरनल डायनामिक भी है। उसके ऊपर तो बहुत क्विकली निगाह डालें कि जी बैकलैश आ सकता है, रिलीजियस ग्रुप्स का बैकलैश आ सकता है, आर्मी की फैमिलीज बिल्कुल को टारगेट किया जा सकता है अगर डिप्लॉयमेंट हुई, सिक्योरिटी सिचुएशन या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक हो सकता है, एक अंदर एक ऐसी अनवाइबल सिचुएशन पैदा हो सकती है जो अनटेनेबल हो। ये तो अपनी जगह पे असेसमेंट हो गई। इसके अंदर थोड़ा एक रीजनल कॉन्टेक्स्ट भी है जिसके ऊपर मैं चाहता हूं आप निगाह जरा बड़ी क्विकली डालें। आपने जिक्र किया फजल रहमान का, रिलीजियस पार्टीज का। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने, क्योंकि और स्पेशली पाकिस्तान की क़यादत ने हाल ही के अंदर मोहम्मद बिन जायद और यूएई के साथ अपने आप को बड़ा अलाइन किया हुआ है, और अभी आपके गए थे फील्ड मार्शल, लिबिया भी गए थे, अपेरेंटली एलिजिडली यूएई की एक ब्रोकर डील जिसके ऊपर ऑफिशियली कोई बात नहीं हुई 4.5 अरब की, उसकी वापसी के अंदर रास्ते में तो मिस्र में भी रुके, लिबिया गए, वहां पे इनकी जंगजू हफ्तार से मुलाकात हुई जो मिलिशिया एलएनए मिलिशिया को लीड कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा की बैक गवर्नमेंट ट्रिपली के अंदर, उसके खिलाफ। वापसी में आपके जो फील्ड मार्शल थे वो सऊदी अरब भी रुके, और वो एक बड़ा एक अजीब सीक्वेंस इवेंट हुआ। 3 मेरे ख्याल से दिन वहां पे वो रुके, उनका जहाज वहां पे खड़ा रहा, और फिर 3 दिन बाद उनको खालिद बिन सलमान ने एक हार पहनाया और एक उनकी तस्वीर खींची, उनको पकड़ाते हुए कोई सर्टिफिकेट या ऐसी चीज। एमबीएस सामने मंजर पे नहीं आए, और इसके बाद ये अफवाहें गर्दिश करना शुरू कर दी कि जी एमबीएस ने मिलने से ने इनकार कर दिया। तो एक तरफ तो ये इंटरनल एस्पेक्ट है, एक तरफ अमेरिका के साथ गजा का एस्पेक्ट है, मगर ये जो रीजनल राइवलरीज चल रही हैं ये भी किसी तरीके से कनेक्टेड है बिल्कुल गजा के कनेक्टेड है, ये साथ। सब कुछ कनेक्टेड है। अब यूएई को आप इसराइल से अलग ना समझें, वो एक इसराइल का प्रॉक्सी है, एक फ्रंटमैन है रीजन के अंदर। तो जो लिबिया के अंदर जो इंटरेस्ट है हफ्तार के साथ, वो भी इसराइल के साथ अलाइंड है। वो चाहते हैं कि हफ्तार वहाँ पे जीत जाए, और लिबिया जो है, क्योंकि लिबिया के साथ बहुत पुराने इसराइल के इश्यूज है, गद्दाफी को वो गिराना चाहते थे, और जो कि गद्दाफी के खिलाफ इंसर्जेंसी थी उसमें बड़ा सपोर्ट किया था इसराइल ने, अमेरिका ने भी। वो पूरी इंसर्जेंसी इन्होंने चलाई थी। तो अब ये चाहते हैं कि एक फ्रेंडली गवर्नमेंट, यानी पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर
एक-एक करके फ्रेंडली गवर्नमेंट्स आने लग जाएँ। और पाकिस्तान ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर लिया। अब देखिए पाकिस्तान अपने आप को ना बड़ा सियाना समझता है। वो समझता है कि वो दोनों साइडों को प्ले कर लेगा। हमेशा से पाकिस्तान ये समझता है कि हम दोनों साइडों को प्ले कर लेंगे, और बड़ी हद तक पाकिस्तान कभी-कभी कामयाब भी हो जाता है इस चीज़ में। लेकिन आप हमेशा ये नोटिस करेंगे कि शुरू-शुरू में पाकिस्तान कामयाब होता है, और इवेंचुअली जब मलबा गिरने का टाइम आता है तो वो फिर किसी ना किसी को मलबा उठाना पड़ता है। पाकिस्तान ने जब तालिबान और अमेरिका को भी बैलेंस करने की कोशिश की थी, तो आखिर में जब मलबा गिरा था वो पाकिस्तान पे ही गिरा था। तो पाकिस्तान समझता है कि जो हम गेम कर रहे हैं, अब इवेंचुअली कोई ना कोई साइड तो आएगी ना, कि आपने दोनों से पैसे लिए हुए हैं, आप सऊदी से भी पैसे लिए, सऊदी से भी डील की हुई है। तो इसीलिए जब ये लीबिया गए, पहले लीबिया में 4 बिलियन की डील की, जो कि सऊदी जिसको बैक नहीं करते जिस फैक्शन को, फिर इन्होंने सऊदी में स्टॉप ओवर मारा, ये प्रूव करने के लिए नहीं नहीं हम आपके साथ भी हैं, ये तो हम सिर्फ एक फाइनेंशियल डील कर रहे हैं। तो बेसिकली हर चीज को बैलेंस पाकिस्तान बार बार करता जा रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इवेंचुअली हर चीज को जब आपने हर किसी को वादे दिए हुए हो ना, यानी आपने बहुत सारी लड़कियों को वादे दिए हुए हो, इवेंचुअली किसी से तो शादी करनी पड़ेगी ना आपको, शादी का वक्त तो आएगा। तो जब वो आएगा तो फिर वो जो बाकी होंगी वो कहेंगी कि ये क्या चक्कर तुमने चलाया हुआ था यहाँ पे, मुझसे वादे मुझसे किए, मैं शादी तो मुझसे जाके कर रहे हो। तो अब वादे इन्होंने हर किसी से कर लिए, अमेरिका से भी इन्होंने वादे किए हुए हैं, चाइना से भी इन्होंने वादे किए हुए हैं, यूएई से भी इन्होंने वादे कर लिए हैं, सऊदी अरेबिया की भी कस्में खाती हैं। तो अब इवेंचुअली और इसराइल के साथ भी ये शामिल हो गए हैं। तो इवेंचुअली इनको जाना पड़ेगा, इसराइल भी जाना पड़ेगा। इवेंचुअली जब इन ये हफ्तार को 4 बिलियन देंगे तो सऊदी कहेंगे कि हमारे जो पैसे पड़े हुए हैं तुम्हारे, फिर वो वापस करो। फिर वो पैसे वापस करने जाएंगे तो यूएई बोलेगा कि ये जो डील थी ये हम कैंसिल करते हैं। तो फिर पाकिस्तान को इवेंचुअली ये जगल करना पड़ेगा। अभी तो हम समझ रहे हैं कि हमने बड़ी चीजें मैनेज की हुई हैं और हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत जबरदस्त चल रही है, लेकिन ये तो इनिशियल पार्ट है। सिर्फ हर चीज का देखिए आप, ये सारी ओपनिंग्स हैं, जिस तरह चेस में बोलते हैं ना ओपनिंग मूव्स में आप अपने पीसेस रखते हैं। ओपनिंग मूव में आपका पीस मरता नहीं है कभी भी। पीसेस मरना शुरू होते हैं आपके मिडिल गेम में या एंड गेम में, जब आप हारना शुरू होते हो और आपने गंदी ओपनिंग्स की होती है ना, आपने अपने आप को ओवर स्ट्रेच किया होता है। आप देखें, एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इन्होंने बोला हुआ है कि पाकिस्तान में एक मेजर इंसर्जेंसी चल रही है। बोला हुआ है ना, पाकिस्तान में मेजर इंसर्जेंसी चल रही है, टीटीपी और अफगान तालिबान और इंडिया, ये सब मिलके पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर एक मेजर की जो पीटीआई है, उसको ये बातें नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी इंसर्जेंसी चल रही है और पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। अब अगर पाकिस्तान में इतनी मेजर इंसर्जेंसी चल रही है, तो आप एक पूरी ब्रिगेड उठा के इसराइल भेज देंगे, और आप इसराइल भेज देंगे पूरी ब्रिगेड उठा के, तो पाकिस्तान के अंदर मेजर इंसर्जेंसी चल रही है, उसका कौन देखेगा? और प्लस आप इस सिचुएशन में भेजेंगे कि जो इंसर्जेंसी चल रही है पाकिस्तान के अंदर, एक मेजर इंसर्जेंसी आपके मुताबिक, वो आप तो उसको नैरेटिव बूस्ट दे रहे हो। आप तो बोल रहे हो कि हम इसराइल के साथ मिले हुए हैं, तो जो इंसर्जेंसी जिसमें जो मदरसे के बच्चे शामिल होते हैं, उसमें 2 मदरसे के बच्चे जहां आज शामिल होने थे, उसमें 20 शामिल होंगे कि ये तो यहूदियों के साथ मिली हुई फौज है, ये तो ये इस्लाम मुखालिफ फौज है। और साथ साथ अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी एक हाँ, तरीके से पुश कर रहे हैं सऊदी अरब के साथ डिफेंस हाँ, पैक्ट्स ये और तो इन एक सब चीजों के निहायत ही अंदर। बेवकूफाना बात है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ये एक लफ्ज सीख लिया है हमारे बच्चों ने, और ये बार बार बोली जा रहे हैं। नेट सिक्योरिटी हम किसको प्रोवाइड करते हैं? हम खुद को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे। हमारे मुल्क के अंदर रोज रोज धमाके हो रहे हैं, तू प्रोवाइड करने चले जा किसी तीसरे बंदे को सिक्योरिटी। हमारा पाकिस्तान के अंदर, यानी ये बोल रहे हैं कि इंसर्जेंसी का इशू है। अगर इंसर्जेंसी का पाकिस्तान में इशू है और हमारा अपनी सिक्योरिटी का इशू है, हम खुद इनसिक्योर हैं, हम मिलिटरीली इनसिक्योर है। हमारे कल एक मेजर शहीद हुए, और जो है और सोल्जर शहीद हुए। हमारे अंदर सिक्योरिटी तो नहीं है, फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है हमारे हमारे पास। हमें अपने फौजी फाउंडेशन बेचना पड़ रहा है, अभी हमने पीआईए बेचा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। हमारे अंदर बेरोजगारी बढ़ी है, इन्फ्लेशन है, हमारे अंदर खाने का मसला पड़ा है, फूड सिक्योरिटी नहीं है। तो हम किसको प्रोवाइड कर रहे हैं सिक्योरिटी? जो लोग बोलते हैं ना, आप इनसे क्लियरली ये ऐसे बेवकूफाना बच्चों वाली बातें बोलते हैं कि ये जो सीख लिए एक लफ्ज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। भाई तू किसको प्रोवाइड कर रहा है सिक्योरिटी? कौन शख्स है जो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है सिक्योरिटी में? क्या वो अफगानिस्तान है, क्या वो चाइना है, क्या वो इंडिया है, क्या वो यूएई है? इनमें से कोई भी तो नहीं डिपेंड करता पाकिस्तान में सिक्योरिटी के लिए। तो आप किसको प्रोवाइड कर रहे हैं सिक्योरिटी? यानी सऊदी अरेबिया के साथ आपने एक डील की हुई है, लेकिन वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है,
वो तो अमेरिका पे डिपेंडेंट है क्योंकि अमेरिकन बेसिस है वहां पे। जो सऊदी को सिक्योरिटी प्रोवाइडर है वो अमेरिका है, कतर का जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर है वो अमेरिका है, यूएई का जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर है वो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ने इन सब कंट्रीज में बेसिस रखी हुई है, बहरीन में बेसिस रखी हुई है, वो है इनका सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुमने तो सिर्फ ये बोला हुआ है कि अगर कोई कभी बंदे चाहिए हुए हैं, अगर कभी सोल्जर चाहिए हुए तो हमें $1-2 बिलियन दे देना। हमारे मुल्क में मसला होता है इकोनॉमी का, या हम यहाँ से पंजाबी भेज देंगे या पठान भेज देंगे थोड़े से, वो बेचारे गरीब है, कहीं पे भी लड़ने चले जाएंगे। ये है हमारी नेट सिक्योरिटी प्रोविजन, और ये एक बेवकूफाना बच्चों वाली बात है। शर्म आनी चाहिए हमें ये बात बोलते हुए भी कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। गुड पॉइंट टू एंड द कॉन्वर्सेशन। वकास अहमद, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल असेसमेंट हो रही है और एक्सटर्नल किस तरीके से पाकिस्तान अपने आप को डिस्पाइट दीज रिजर्वेशंस पुश कर रहा है। बहुत मेहरबानी। शुक्रिया। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।